मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, लैंडिंग पार्ट 1 या लैंडिंग इन कनाडा पार्ट 1 करके, और उसके बाद से जब लैंड आप होते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अब मैं दूसरा पार्ट उसका बना रहा हूँ। उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें मोबाइल नंबर की डिटेल्स थी कि मोबाइल नंबर किस तरह लेना है, जिसमें डिटेल थी सिम नंबर किस तरह लेना है, जिसमें डिटेल थी हाउस रेंट किस तरह लेना है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बाकी और चीज़ें बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार आप जो है ना बाहर खड़े होकर सर्दी में वीडियो क्यों बनाते। तो वैसे आज मौसम अच्छा हो रहा है, -10 है ऑल्दो, इसलिए सब कुछ वैसे भी पहनना पड़ रहा है, लेकिन -10 इतना ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि अब कुछ आदत पड़ गई है। बाहर इसलिए बनाता हूँ भाई के ताकि आप लोगों को भी बैकग्राउंड नज़र आए और आप लोगों को भी थोड़ा वीडियो देखने में तो मज़ा आए ना, वरना बोरिंग हो जाता है। घर में बनाऊँगा, घर में भी बनाऊँगा, जो बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियोज़ होंगी जो कि सिर्फ घर में ही बन सकती हैं, वो घर में ही बनाऊँगा मैं। तो खैर, अच्छा, मुझे बेसिकली आप लोगों को ये बात बतानी थी, जब आपने वो 3 चीज़ें कर ली जो मैंने पार्ट 1 में बताई थी, अब आपने चौथी चीज़ जो करनी है वो आपने सेटलमेंट एजेंसीज़ यहाँ पर होती हैं। अगर आप सैस्केटून आ रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट 4 किस्म की सेटलमेंट एजेंसीज़ हैं। ओपन डोर सोसाइटी है, एक जो दूसरी एजेंसी है वो गैदरिंग प्लेस के नाम से है, एक जो है इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन है, और एक जो है इंटरकल्चरल एसोसिएशन है। ये 4 एजेंसीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वहाँ पे जाकर आपको वो शुरू में हेल्प आउट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प आउट करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई कोर्स करना है, उसमें वो आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको घर ढूंढना है उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं। तो वो अच्छा रहता है कि आप जाके उनको बताएं कि जी आप आ गए हैं, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ हो रही है, नहीं हो रही, हाउ पॉजिटिव यू आर, इंग्लिश का कोर्स करना है, क्विक बुक या फाइनेंस रिलेटेड कोर्स करना है, या और भी डिफरेंट कोर्सेज़ वो करवाते हैं। थोड़ा सा उसके अमाउंट होता है, वो पे करने होते हैं आपको और करवाते हैं वो कोर्सेज़, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। एक और जो बड़ी चीज़ जो वो ये करते हैं, वो आपको कहेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट काउंसलर जो होगा, काउंसलर असाइन कर देंगे वो आपको और दूसरा जो आपका ऑफिसर होगा वो असाइन कर देंगे, जो कि आपके जो डिफरेंट काम होते हैं वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके काम क्या होते हैं, आपका हेल्थ बेनिफिट के लिए आपने अप्लाई करना होता है, आपने चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई करना होता है, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो एम्प्लॉयमेंट काउंसलर जो होता है वो आपसे एक नंबर मांगेगा जिसको बोलते हैं ICT नंबर। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप कॉल करेंगे इमिग्रेशन ऑफिस, और वहाँ से ICT नंबर वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपका सिन नंबर मांगेंगे, आपकी और डिटेल्स मांगेंगे, और उसके बाद से वो आपको एक ICT नंबर दे देंगे। ICT नंबर जब वो आपको दे देंगे, वो आप ले जाकर एम्प्लॉयमेंट काउंसलर को दे देंगे, और वो फिर उसके लिहाज से आपको रजिस्टर कर लेगा, और उसके लिहाज से वो आपको जॉब्स वगैरह भेजता रहेगा। कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं उनके थ्रू, कुछ लोगों को नहीं मिलती। आपने खुद भी अपनी सर्च जारी रखनी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं और बहुत ज़्यादा वाइट कॉलर किस्म की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनकी आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो। उनके अपने पास भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बाय द वे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है जॉब्स दिलाते हैं, उनके अपने पास भी, यानी कि लोग शुरू में आते हैं तो उनके जो एडमिन की जॉब होती है और दूसरी जो जॉब्स होती हैं वो कर लेते हैं। तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर आप कर लेते हैं इन चारों में जो मैंने आपको बताई है। जो फिफ्थ जो चीज़ है जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये, जिस तरह मैं चाइल्ड बेनिफिट का जिक्र किया। अच्छा, चाइल्ड बेनिफिट में क्या होता है? चाइल्ड बेनिफिट में ये होता है कि एक फॉर्म आपको मिलता है जो कि आपको इन्हीं सेटलमेंट एजेंसी से मिल जाएगा। जब वो फॉर्म आपको मिल जाए, आपको काउंसलर असाइन हो जाए, तो या तो उससे फ़िलअप करवा लें आप, या आप ख़ुद भी फ़िलअप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका सिन नंबर जाता है, उसमें और जो दूसरी नाम वगैरह जो है वो सारी डिटेल्स जाती हैं, तो वो सारी आपने भरनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने अपना पुराना जो आपने अपनी कंट्री में, क्योंकि आप नए आए हैं ऑब्वियसली, यहाँ तो टैक्स पे किया नहीं है, आपको इनकम का भी नहीं पता, तो वो आपने जो है ना फिलअप करना होता है और अपनी इनकम काइंड ऑफ डिक्लेयर करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप बैक होम 1 लाख रुपए कमाते थे, सही, तो वो आपने लिखना होगा कि पूरे ईयर में आपने कितने कमाए। लास्ट 3 ईयर्स की वो मांगते हैं। जैसे अभी 2022 ख़त्म हुआ है, तो वो आपसे 2022, 21, 20 की मांगेंगे। वो आपने डिक्लेयर करनी है उसमें कि मैं 1 लाख रुपए जो है ना इन तीनों सालों में हर महीने कमाता रहा हूँ। अब उस 1 लाख रुपए को साल में पहले आपने किया टोटल कैलकुलेशन 2020 की फॉर एग्जांपल, और फिर उसको आपने जो है डिवाइड करना है जो डॉलर रेट चल रहा है। तो कैनेडियन डॉलर रेट जो भी चल रहा होगा उस टाइम पर, वो उससे आपने डिवाइड करना। तो फॉर एग्जांपल वो बने जो भी अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट आपने वहाँ पे लिख देना है। अच्छा, उसमें अगर आपकी वाइफ जॉब करती हैं, आप खुद जॉब करते हैं, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो सबकी डिटेल लिखनी होती है। वो अलग अलग उन्होंने कॉलम्स दिए हुए होते हैं। तो तीनों साल का सबकी अमाउंट जो है वो आपने डिक्लेयर करना है। क्यों?
वो इसलिए डिक्लेयर करना होता है क्योंकि जब आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू होगा तो वो उस इनकम पर मिलेगा जो आपने डिक्लेयर की हुई है। सही है। अगर आप टैक्स पेयर थे तो मेक श्योर कि आप करेक्ट इनकम डिक्लेयर करें उसमें जो आप कमाते थे। तो जब आपको बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से मिलेगा वो उस बेस पर मिलेगा कि जी फॉर एग्जांपल बंदा 1 लाख रुपए कमाता था तो उसको इतने डॉलर्स चाइल्ड बेनिफिट के मिलने चाहिए। अगर वो 2 लाख रुपए कमाता था तो उसको इतने मिलने चाहिए, 50,000 कमाता था तो उसको इतने मिलने चाहिए। तो उनकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है। CRA जो है, जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, वो अपने लिहाज से कैलकुलेट करके और फिर वो आपका चाइल्ड बेनिफिट हो जाएगा। चाइल्ड बेनिफिट का फॉर्म वहीं से आप सोसाइटी वालों से ही बोलें कि यार इसको जो है मेल कर दें, वो मेल कर देंगे। उसके मेरा ख्याल से $2.5-3 होते हैं चार्ज, वो आपसे चार्ज कर लेंगे और वो मेल कर देंगे और आपका एड्रेस लिख देंगे घर का। और घर पर आपको जो है जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो पहला चेक आपको घर पर आ जाएगा। वो चेक ले जाकर आप जो मदर होती है, बेसिकली मदर का नाम उसमें जाता है और मदर के अकाउंट में वो जमा होता है। तो मदर को जो है मदर का जो अकाउंट होगा उसमें जाके आप जमा करवा दें और वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हेल्थ बेनिफिट का चक्कर ये होता है कि हेल्थ बेनिफिट आपको OPD से लेकर और आपको ऑपरेशंस तक सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री होती हैं। तो ये आपका हेल्थ बेनिफिट है, उसका आपको कार्ड मिलता है। उसके 2 तरीके हैं। आप या तो ई-हेल्थ पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें, उधर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगेंगे, आपका COPR भी मांग सकते हैं वो आपसे, आपका सस्केचुअन ID जो आपने बनाया होगा वो भी मांग सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे, वो आप उधर जमा करवाएँ। आप अपलोड करते हैं उसको, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें और उससे आप जो है ना आपका हेल्थ का पूरा बनाकर और उनके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और फिर तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं आपको हेल्थ का कार्ड आ जाएगा। हेल्थ कार्ड आ जाए तो उसके बाद से आप जो है किसी भी हॉस्पिटल कॉल करें, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स भरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स पे बर्डन डाल देते हैं वो, तो हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कॉल करते हैं, आपके घर से करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, और उनसे बोलते हैं कि जी हमें हमारा हेल्थ कार्ड आ गया है, हम PR पर हैं, तो हमें जो है ना कोई डॉक्टर असाइन कर दें, फैमिली डॉक्टर हमें चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फैमिली डॉक्टर के बगैर कुछ होता नहीं है। होता इन द सेंस कि खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। यू हैव टू पे $40 $50 या जो भी फ़ीस वो आपसे चार्ज करेंगे और उसके बाद से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इलाज करना होगा वो कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर 3 महीने तक कार्ड नहीं आया तो आप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर फैमिली जब वंस यू हैव द हेल्थ कार्ड, आपको जो है ना फैमिली डॉक्टर लेना होगा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर के पास जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप फैमिली डॉक्टर के पास जाया करेंगे और वो फिर फर्दर रेकमेंड करेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास अगर आपको खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ रही है। तो पॉइंट ये है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पर फ्री मिलती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तकरीबन शुरू में आपको 1 साल का कार्ड मिलता है, फिर वो रिन्यू ऑब्वियसली होता चला जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और जो मैंने आपको सेटलमेंट एजेंसीज़ बताई उनके पास जाकर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अच्छा जी, एक जो चीज़ जो बनानी होती है वो होती है सस्केचुअन ID जब आप लैंड करते हैं, या कोई भी फ़ोटो ID उसको बोल सकते हैं अगर कनाडा में आप कहीं और लैंड कर रहे हैं। सही है। अब वो फ़ोटो ID कैसे बनती है? आपको यहाँ पर सस्केचुअन में SGI का ऑफिस है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते हैं, आप वहाँ पे चले जाएं, वरना आप फाइंड आउट करें कि कहाँ पर ये ID बनती है, फ़ोटो ID जो होती है वहाँ पे चले जाएं। फ़ोटो ID क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ, आप यूँ समझ लें कि ID कार्ड होता है, सही, जो कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है कनाडा में, कि आप जी कनाडा में रह रहे हैं, कौन से प्रोविंस में रह रहे हैं, और आपकी उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो मैं आपको सस्केचुअन का बता देता हूँ। आप वहाँ पे सीधे जाएंगे, COPR लेकर जाएंगे जो कि आपका PR का डॉक्यूमेंट होता है, या जो भी वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट होता है, या स्टूडेंट वीज़ा होता है, जो भी होता है वो आप लेकर जाएंगे। साथ में लीज़ एग्रीमेंट आप लेकर चले जाएंगे और उनको बताएंगे मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है और मेरी जो ID बना दे, वो ID बनाकर आपको दे देंगे। और उसके बाद से जब ID आपकी बन गई, उसके बाद से वो लोग जो है आपको एक पर्चा दे देंगे जो कि काइंड ऑफ टेम्प्रेरी ID होगी, क्योंकि ID डिलीवर होने में जो मेल के थ्रू आती है वो तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं उसमें। तो ये आपकी बन गई ID को आपने जब तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, तो वो ID आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। और कहीं भी आप जाएंगे तो वो हो सकता है वो आपसे वो ID रेगुलरली मांगते रहें, तो वो ID आपको कैरी करनी होती है। इट्स लाइक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कह लें उसको, या आइडेंटिफिकेशन कार्ड कह लें उसको, वो होती है ID। तो वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।